हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर सीरीज में लाए हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और एक्सरसाइज लेके आए हैं। ठीक है, आइए करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेज हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेज हैं। 100 फोर्सेज हैं और इनका जो मैग्नीट्यूड है, ये सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 न्यूटन है। किसी एक बॉडी पर लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर ये फोर्सेस लग रहे हैं, खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 100 फोर्सेस की। ठीक है, इस तरीके से ये फोर्सेस लग रहे हैं और सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है। ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। ठीक है, ये सब फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। ठीक है, अभी चलो डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ मान लिया। ये जरूरी है कि डायरेक्शन अंदर है बाहर है क्या है, ये आपको कुछ पता नहीं है। 10 न्यूटन्स के सभी फोर्सेस हैं जो कि किसी एक बॉडी पर एक जगह पर लग रहे हैं और सबका जो यानी 100 फोर्सेस हैं टोटल, और इनके बीच में एंगल यानी ईच फोर्स मेक्स एंगल π/50 विद द प्रीसीडिंग फोर्स। जैसे मान लीजिए ये फोर्स है, तो इस फोर्स और इसके बगल वाले जो फोर्स है, इसके पहले वाला जो फोर्स है, उसके बीच में जो एंगल है वो π/50 होगा। ठीक है, π/50 होगा। तो इस तरीके से जो एंगल है वो प्रीसीडिंग फोर्स के बीच में जो एंगल है वो π/50 का एंगल बनाता है। तो अब ये पूछते हैं इसका रिजल्टेंट जो होगा वो फोर्स का क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए टोटल एंगल कितना बनेगा। टोटल एंगल की बात करें तो अगर हम पूरे 100 फोर्सेस के लिए, कोप्लेनर फोर्सेस के लिए एंगल की बात करें तो 100 फोर्स, एक नॉर्मल कैलकुलेशन लेते हैं। 100 फोर्स है तो 100 इंटू π/50 यानी 2π, यानी टोटल एंगल जो बनेगा, सारे फोर्सेस जो है लगाते जाए, पहला फोर्स फिर दूसरा फोर्स फिर तीसरा फोर्स फिर चौथा फोर्स, इस तरीके से जब 100 फोर्सेस को कंप्लीट करेंगे, 100 फोर्सेस अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, तो टोटल हम कितना घूम जाएंगे, कितना एंगल घूम जाएंगे, 2π एंगल घूम जाएंगे। यानी कि यहाँ से अगर हम पहला फोर्स यहाँ से शुरुआत करें, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो करते 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 यहाँ जो 100 फोर्स जो लगा होगा, 100वां फोर्स लगा होगा, इसके बाद जब देखेंगे तो टोटल एंगल जो है वो हम कितना घूम जाएंगे, इसमें हम 2π एंगल जो है वो घूम जाएंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात देखिए क्या है कि ये फोर्सेस जो है, ये फोर्सेस चूंकि इक्वल एंगल पर लगे हुए हैं, सारे के सारे फोर्सेस इक्वल एंगल पर लगे हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर भी दो फोर्सेस की बात करते हैं। एक फोर्स मान लीजिए ये फोर्स लगा हुआ है बॉडी के ऊपर और एक फोर्स ये लगा हुआ है। ठीक है, एक फोर्स ये लगा है, एक फोर्स ये लगा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरीके से एक फोर्स ये लगा है, एक फोर्स ये लगा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक फोर्स ये लगा है, एक फोर्स ये लगा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या है कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो चूंकि 100 फोर्सेज हैं, 100 फोर्सेज हैं यानी इवन नंबर है यहाँ पर, तो क्या होगा कि अगर हम इसको एंगल में डिवाइड करें तो 2π एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं कि 180, 0 से 180 यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमे तो जितने फोर्सेस लगे होंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही फोर्सेस नीचे की तरफ लगे होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि 0 से जो प्रत्येक फोर्स होगा यानी कि आधे फोर्स जो होंगे वो हम कह सकते हैं ऊपर की तरफ लगे हैं। अगर ये इसको हम कोई एक सरफेस मान लेते हैं तो आधे फोर्स ऊपर की तरफ लगे तो आधे फोर्सेस नीचे की तरफ लगे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस तरीके से क्या है कि जो 50 फोर्स हैं ऊपर के, वो नीचे के 50 फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे। या अगर हम इधर की तरफ माने, इधर के जो 50 इधर के कैंसिल कर देंगे 50 को, या ऐसे मान लें एक्सिस को, तो इधर के जो 50 होंगे वो इधर के 50 फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो 100 फोर्सेस हैं किसी बॉडी के ऊपर लगे हैं, तो वो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सारे फोर्सेस चूंकि बराबर एंगल पे फोर्सेस लगे हुए हैं और इवन नंबर ऑफ फोर्सेस हैं,
यानी इनकी संख्या इवन है, तो इसके कारण क्या होगा कि आधे फोर्स जो लगे होंगे वो दूसरे आधे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, जिसके कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो नेट फोर्स जो होगा, यानी कि जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, नेट फोर्स जिसको कि हम रिजल्टेंट बोलते हैं, तो ये रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि क्योंकि आधे फोर्सेस एक डायरेक्शन में, आधे फोर्सेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। आधे फोर्सेस 0 एंगल पे हैं तो आधे फोर्सेस 180 एंगल पे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो आंसर कौन सा ठीक होगा? ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो एक वेक्टर है 3i + j + 2k, इसका एक्स वाई प्लेन में इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा देखिए। अगर ठीक है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये x एक्सिस। यहाँ पर हम 3 यूनिट चले, फिर 1 यूनिट चले, फिर 2 यूनिट चले, इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये पॉइंट हो गया P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट हो गया। अब इसको हमें कहते हैं कि वैल्यू निकालिए एक्स वाई प्लेन में, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन देखिए क्या है, एक्स वाई प्लेन ये है, एक्स वाई प्लेन ये है, नीचे वाला प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, यानी यहाँ तक अगर हम ये देखें तो ये और ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन है। अब सोचिए इसमें कैसे निकालेंगे। एक्स वाई प्लेन में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी एक्स। देखो, इस एक्स वाई प्लेन में लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में इसका जो पॉइंट का जो ये पड़ेगा, प्रोजेक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक्स वेक्टर इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए क्या चाहिए आपको कि पहले हम x दूरी चलेंगे फिर y दूरी चलेंगे। देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 3, 1, 2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं देखिए x यानी कि कितना चले 3 और यहाँ तक कितना है, ये 1 है, 3, 1 यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें 3, 1, 0 कह सकते हो। ठीक है, तो केवल हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन में इसकी लेंथ निकालनी है इस वेक्टर की। ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, जरा देखिए कि ये लेंथ हो जाएगी, यानी यहाँ से इस पॉइंट का अगर p डैश कह लें या p प्राइम कह लें, तो p प्राइम जो है ये लेंथ तो OP डैश क्या होगा, वेक्टर पहले OP डैश देखें, वेक्टर क्या होगा 3i + j वेक्टर होगा OP डैश एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में वेक्टर जो OP डैश हुआ, इसका मैग्नीट्यूड देखें, तो OP डैश का मैग्नीट्यूड निकालें तो ये हो जाएगा √3² + 1² = 9 + 1 = √10। ठीक, अब अगर ये हम ये पूछते कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो OP का मैग्नीट्यूड निकालते, OP ये होता, OP का मैग्नीट्यूड अगर निकालने कहते तो इसका √3² + 1² + 2 यानी अंदर √14 आ जाता। ठीक है, अगर OP पूछते तो यहाँ पर प्लेन की बात न करते, अगर प्लेन की बात न करते ही पूछते इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, तो सिंपल क्या करना था कि हमें ये 3² + 1² + 2² का अंडर रूट कर देते, तो 3, 3, 9, 9, 10, 4, 14, √14 आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस हैज अ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स, द फोर्स मस्ट बी, द फोर्सेस मस्ट बी, जो फोर्सेस हैं, देखो कहते हैं कि जो दो
फोर्स है, मान लीजिए ए और बी फोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल ए फोर्स है और बी फोर्स है और इनका रिजल्टेंट है वो आर फोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज हैज द मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लार्जर फोर्स। अब मान लीजिए अगर ए फोर्स जो है इज ग्रेटर देन बी फोर्स है, तो कहते हैं आर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, क्वेश्चन देखिए अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो आर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इज स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स। ये प्रश्न दिया हुआ है कि अगर तीन फोर्स हैं ए बी और उनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर, जहां पर ए फोर्स बी फोर्स से बड़ा है, हमने मान लिया कि ए फोर्स बड़ा है बी से, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़े फोर्स से यानी कि जो ग्रेटर फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड से छोटा है। तो ए और बी किस प्रकार के फोर्स होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। ए और बी किस प्रकार के फोर्स होंगे हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें जो हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है उसके हिसाब से अगर चलें तो आर वेक्टर जो है, अगर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट का मतलब यही हुआ कि दो वेक्टर्स को ऐड कर दें तो वो आर के बराबर हो जाए। तो इसमें जो अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू अगर देखें तो उसको हम लोग आर लिखते हैं और आर की वैल्यू आती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये वैल्यू होती है। r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए कहते हैं कि r इज लेस देन a, तो देखिए दो कंडीशंस थी, दो एक्सट्रीम कंडीशंस थी। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या थी कि अगर एक कंडीशन ये है कि r की जो मैक्सिमम वैल्यू है, r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो a प्लस बी हो सकती है, और r की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है a माइनस बी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हुआ कि r की वैल्यू a माइनस बी जब करेंगे तो वैल्यू r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से छोटी हो जाएगी, a से कम हो जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू a से छोटी हो जाएगी। तो r क्या होता है कि रिजल्टेंट वेरी करता है a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में वेरी करता है, और किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है थीटा पे, एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। cos जब जीरो लेते हैं, जब cos जीरो लेते हैं तो वैल्यू आती है a प्लस बी, लेकिन cos जब हम लेते हैं यहाँ पर 180 डिग्री तो ये कंडीशन हो जाती है a माइनस बी की, ठीक है। तो सिचुएशन क्या हुई कि अगर एंगल 90 डिग्री है अगर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लें तो ये वैल्यू आती है, थीटा अगर 90 डिग्री ले तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाता है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब करते हैं तो वो हमेशा वैल्यू a और b से ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस के केस में क्या होगा कि हमेशा r की वैल्यू a और b, a से और अलग b से अगर हम कहें सेपरेटली अगर बात करें तो वो a से भी बड़ी होगी और b से भी बड़ी होगी, यानी यहाँ पर ये कंडीशन होल्ड नहीं करता। चलिए यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं। डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दोनों जो वेक्टर्स हैं वो दोनों मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में डिफरेंट होंगे, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर a और b परपेंडिकुलर होंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर r की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा, जो कि गलत आंसर, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, पोजेसिंग एक्सट्रीमली स्मॉल मैग्नीट्यूड, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड हैं, बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड हैं, तो उसके कारण ये ऐसा हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया कि अगर एक आपका वेक्टर a वेक्टर इधर है तो b वेक्टर इधर की तरफ हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हो जाए। ये अगर a है तो ये b वेक्टर हो जाए, ठीक है। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल हुआ इसका मतलब है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री के केस में क्या होगा कि वैल्यू जो होती है वो r की जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, r की वैल्यू कम होने लगती है, ऐसे समझिए।
कि आर की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू, आर जो है उसकी वैल्यू जब थीटा, हम थीटा कहते हैं, थीटा जो है, थीटा जब जीरो से वेरी करता है 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ेगा वैल्यू, तो वैसे वैसे जो है वो वैल्यू, आर की वैल्यू देखिए क्या होगी। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है a² + b² + 2ab। अब अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं तो 60 डिग्री रखते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। फिर 90 डिग्री 1/2 हो जाता है तो a² + b² + 2ab हो जाता है। लेकिन जब हम 90 रखते हैं तो क्या होता है, केवल ये वैल्यू बचती है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पर होगी, मैक्सिमम वैल्यू 0 पर होगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते 90 पर पहुंचती। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन पर भी देखें तो r की वैल्यू जो होगी, r इज ग्रेटर देन a होगा और r इज ग्रेटर देन b होगा, दोनों ही केस में, यानी 90 डिग्री पर। लेकिन जैसे ही 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, 90 डिग्री से आगे बढ़ते हैं, वैसे क्या होगा कि हमारे एंगल जो है, जैसे हम मान लो 120 डिग्री पे आ गए तो 120 पे आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 150 पे आएंगे तब भी माइनस होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है। फिर उसके बाद हम आगे एंगल बढ़ाते जाएं, 180 पे आ जाएं तो ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, यानी -2ab हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर ये ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है, इसको चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं अपोजिट, जो आपके जो मतलब एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, या अपोजिट वेक्टर्स, ऐसा भी लिख देते हैं। तो अपोजिट वेक्टर होंगे या उनका जो लिख देंगे एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन सही, कि दोनों के बीच में कोण जो होगा, एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल पर होंगे फोर्सेस, तब ये जो है ऑप्शन आपका, तब ये फोर्स, ऐसी सिचुएशन आएगी कि रिजल्टेंट की वैल्यू ग्रेटर, जो आपका फोर्स है उस फोर्स से भी कम आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि जब भी रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है जबकि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, तब हम देखते हैं तो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है इसी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन एक वेक्टर ए है इस दिशा में और दूसरा वेक्टर बी इस दिशा में है, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ए से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो या तो अपोजिट होंगे या ऑब्ट्यूज एंगल पर होंगे, तो ऐसे सिचुएशन होंगे, ठीक है। सर्कल है, ये सर्कल बना हुआ है, 3 वेक्टर्स हैं OA, OB और OC, इनका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। और जो B है वेक्टर, वो A से 45 डिग्री बनाता है और C से 45 डिग्री बनाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, ट्राई करिए। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे किया जाए। तो देखिए हम इसको वेक्टर्स को जो है रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 वेक्टर्स हैं तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है, तो क्या करते हैं, जो वेक्टर जो है XY एक्सेस में नहीं होता है उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का ये क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। एक हम पहले मानते हैं ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो j होगा और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो i कैप होगा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लेते हैं, चाहे तो हम ना भी माने, x कैप और y कैप ले सकते थे। अब देखो ये जो आपका b वेक्टर है इसको o मान लें और इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं। तो ये जो OB वेक्टर है, OB वेक्टर अगर हम बात करें तो ये OB वेक्टर हो गया। OB वेक्टर की जो है वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी RJ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका R हो गया क्योंकि रेडियस R के बराबर है और डायरेक्शन इसकी हमने Y मान ली है। अब दूसरा वेक्टर जो है वो क्या है, यहाँ से 45 डिग्री बनाता है, 45 डिग्री बनाता है। एक वेक्टर ये आपका हो गया, ये है C पॉइंट है और ये इसकी लेंथ जो है वो R के बराबर है, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो R के बराबर है।
और यहाँ से 45 डिग्री बनाता है एंगल, 45 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। तो 45 एंगल यहाँ से बनाता है तो 45 यहाँ से भी बनाएगा। दूसरा एक वेक्टर है वो इधर है जो कि ए वेक्टर कहलाता है, और ये यहाँ से 45 डिग्री बनाता है, या यहाँ से बनाता है तो यहाँ से भी 45 बनाएगा, ठीक है। अब हम देखें तो क्या है कि एक वेक्टर तो आपका y डायरेक्शन में है, लेकिन दो वेक्टर a और c जो है वो y डायरेक्शन में या x y डायरेक्शन में नहीं है। तो हमें a को रिजॉल्व करना पड़ेगा और c को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। a वेक्टर को भी रिजॉल्व करेंगे और c वेक्टर को भी रिजॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए a वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। a वेक्टर का कंपोनेंट x की डायरेक्शन में क्या आएगा, x की डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा a वेक्टर का वो हो जाएगा r cos 45 डिग्री आई कैप, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। ए का कंपोनेंट इधर अगर इसको हम यहाँ पर ये डालते हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो वेक्टर आएगा इस वेक्टर को हम कहेंगे r cos 45 डिग्री आई कैप। और इसका कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में कितना होगा, तो ऐसे लिखते जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, इन x डायरेक्शन जो कंपोनेंट होगा वो हो गया r cos 45 डिग्री आई कैप। इन y डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा r sin 45 डिग्री j कैप। ये कंपोनेंट हो गया और ऊपर की डायरेक्शन में j कैप हो गया, ठीक है। तो ये तो कंपोनेंट किसके हो गए, a के, दो कंपोनेंट निकल आए। अब देखो कंपोनेंट निकालें, कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर c वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ c वेक्टर इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट की बात करें इस वेक्टर तो ये 45 एंगल, ये 45 एंगल है, तो इसका कंपोनेंट इधर अगर खींचेंगे तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा x डायरेक्शन में, ये हो जाएगा, देखो इधर माइनस का i आएगा तो माइनस r cos 45 डिग्री आई कैप हो जाएगा, ठीक है। इधर होगा ना चूंकि कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा माइनस r cos 45 डिग्री आई कैप। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो प्लस j की तरफ है, तो इन y डायरेक्शन में c का कंपोनेंट क्या होगा, वो हो जाएगा r sin 45 डिग्री j कैप, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि अब हम ये वेक्टर्स को हटा देंगे, a और c को हटा देंगे और इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो देखिए ये वाला हम डायग्राम मिटाते हैं, यहाँ बनाते हैं और x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जो जो फोर्सेस है वो लिख लेते हैं। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स की बात करें तो एक फोर्स हो जाएगा x की डायरेक्शन में r cos 45 डिग्री, या ऐसे देखिए r cos 45 डिग्री आई कैप, और इधर हो जाएगा r cos 45 डिग्री आई कैप इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको माइनस कह सकते हो आप सीधे सीधे, ठीक। तो ये फोर्स और ये फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इधर क्या होगा r j, और फिर एक वेक्टर और आएगा प्लस r sin 45 डिग्री j कैप, प्लस इसका वाला r sin 45 जाएगा, इसका वाला भी r sin 45 डिग्री j कैप, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, यानी x डायरेक्शन में कोई वेक्टर अब नहीं है, x डायरेक्शन के जो वेक्टर्स थे वो बैलेंस हो गए, ऐसा कर सकते हैं, या इनका रिजल्टेंट जीरो हो गया x डायरेक्शन के वेक्टर्स का। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास अब केवल एक वेक्टर बचा है जो कि y डायरेक्शन में है, और y डायरेक्शन में यानी कि जो वेक्टर मिल रहा है वही रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट की बात करें तो अब आपके पास केवल एक वेक्टर मिलता है, वो इस दिशा में मिलता है,
वाई की दिशा में, ठीक है, वाई की दिशा में रिजल्टेंट मिल रहा है क्योंकि ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। और यहाँ जो कंपोनेंट मिल रहा है वो क्या है, आर जे प्लस 2r साइन 45 डिग्री जे का, यही रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, r कॉमन ले लें, r कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 और साइन 45 1/√2, ठीक है, इंटू जे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू 1 प्लस √2 जी। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर नंबर 2। समझ में आया क्या किया हमने कि a और c को रिजॉल्व कर दिया x और y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो गए, अब केवल y डायरेक्शन में कंपोनेंट्स बचे। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो केवल y डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट केवल y डायरेक्शन में मिलेगा और y डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो आर जे प्लस 2r साइन 45 डिग्री जे कैप होगा, ठीक। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, r इंटू 1 प्लस 2/√2 जे या r इंटू 1 प्लस √2 जी। नोट कर लीजिए, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड x प्लस वाई है और दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड x माइनस वाई है। इसको ऐसे लिख लेते हैं कि एक फोर्स F1 है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है x प्लस वाई, दूसरा फोर्स है F2 जिसका मैग्नीट्यूड है x माइनस वाई की, और इनका जो रिजल्टेंट है यानी r वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो √x² प्लस y², ठीक है। अब इनके बीच में F1 और F2 के बीच का एंगल क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल सवाल है कि एक वेक्टर मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये दिया हुआ है, एंगल निकालना है। तो आइए देखते हैं, अगर दो फोर्सेस दिए होते हैं यानी रिजल्टेंट की बात करें तो r वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर इज इक्वल टू होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि r जो होता है r स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको r है, F1 है, F2 है और कॉस थीटा है, जिनमें से r F1 F2 की वैल्यू आपको दे दी गई है, अब आपको थीटा निकालना है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, तो r स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ये क्या है, एक्चुअली ये r है, ठीक है, ये क्या है, ये F1 है, इसी तरह से ये क्या है, ये F2 है, ठीक है। वैल्यू रख दें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये ऐसे कर देंगे। अब F1 क्या है, F1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई x माइनस वाई कॉस थीटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसको लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इसको ओपन करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। फैक्टर्स के जो फॉर्मूले हम उनको लगाएं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये एक पावर तो कट जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा देखिए 0 इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, so this implies 0 is equal to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो इसको एक लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos theta is equal to x square plus y square. So this implies cos theta is equal to x square plus y square अपॉन, ये देखिए माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से कर लेंगे इसको हम, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का होगा और 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। द 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, या आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, या कोई ट्रायंगल नहीं बनाते। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है, ठीक है। तो बार बार ये शब्द ट्रायंगल की बात आ रही है, तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, कोई ट्रायंगल मान लीजिए, 3 वेक्टर्स हैं जो ए बी सी, ये 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, ठीक है, अब एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है, सी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया, कोई ट्रायंगल बनाते हैं, पहले मान लें कि फोर्थ ऑप्शन से लेकर चलते हैं कि हम नो ट्रायंगल, तो हम कहेंगे ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करें, इसको हम जो वर्टेक्स है इनको पी क्यू आर मान लें। तो देखिए ए वेक्टर जो है वो पी क्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी पी क्यू जो है, पी क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। इसी तरह से क्यू आर वेक्टर जो है वो है बी वेक्टर के बराबर, और इसका जो वैल्यू है वो i माइनस 3j और प्लस 5k है। इसी तरह से जो आर पी है, आर पी वेक्टर है, ये वैल्यू है 2i प्लस j माइनस 4k, ठीक। अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकालें पहले। देखो हमें ये प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलैटरल है, तो ये सारी चीज निकालने के लिए पहले हमें ये पता चले कि इनकी जो साइड्स हैं, इनकी लेंथ कितनी है, इनका मेजरमेंट कितना है, इनका मैग्नीट्यूड कितना है। तो सबसे पहले क्या करें, पी क्यू का हम मैग्नीट्यूड निकालें। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 3 3 9 4 13 14 √14, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्यू आर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये हो जाएगा √1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 3 9 25 9 25 9 34 और 1 35 √35, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आरपी का मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये वैल्यू आएगी √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो 4 1 5 और 16 4 1 5 5 और 16 5 21 रूट, ठीक है।
अब देखो हमारे पास जो आंसर्स आ गए √14, √21, √35। तो सबसे बड़ा वाला जो मैग्नीट्यूड है वो 35 है। तो पहले हम ये चेक करें कि जो सबसे बड़ा वाला मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करें। अगर हम पहले पाइथागोरस चेक करेंगे, पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा 35, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए दो एंगल, दो साइड्स हैं, उन दोनों साइड्स के मैग्नीट्यूड को स्क्वायर करके ऐड कर दें, यानी √14 का स्क्वायर करें और प्लस √21 का स्क्वायर करें। तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, हो जाएगा 14 + 21 = 35। तो ये क्या प्रूफ होता है, ये प्रूफ ये होता है कि अगर इसको हम साइड को A माने, ये B माने और ये C माने, तो क्या हो गया कि जो QR यानी कि ये वाली जो साइड है B², यानी हम कह सकते हैं B² है A² + C²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। अब वो 90 डिग्री का कौन सा कोण होगा, जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बी के सामने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसको हम अलग से दोबारा से बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसे बनेगा। ये वाली जो साइड होगी ये होगी आपकी बी, और बी के सामने हो गया 90 डिग्री का कोण, और ये वाला जो एंगल हो गया ये ए, ये वाला जो साइड हो गया ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, या ऐसे कह लो कि ये जो है, ये ऐसे कह लो कि ये बी है, ये सी है, ये ए है। तो बी के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बी के सामने का कोण, इसको ऐसे कह सकते हो आप, वेक्टर फॉर्म में ऐसे कह सकते हो। तो PQR, तो इस प्रकार से देखें तो ये वाला जो कोण है, ये वाला आपका, तो इसमें PQ ऐसे ले लीजिए, ये वेक्टर ऐसे होगा, ये वेक्टर ऐसे होगा, ये वेक्टर ऐसे होगा और ये वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी ट्रायंगल की। तो द 3 वेक्टर्स A, B and C फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। AB वेक्टर और CA वेक्टर दिया हुआ है। अब देखो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब पता नहीं ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन ABC चूंकि दिए हुए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक पॉइंट A मान लो, एक पॉइंट B मान लो, एक पॉइंट C मान लो, कहीं ऐसे मान लो, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो AB ये हो गया, ठीक है। CA ये हो गया, और BC आपसे पूछा गया है। अब आइए AB वेक्टर दिया हुआ, तो AB वेक्टर ऐसे दिया हुआ, ये वेक्टर दिया हुआ है AB वेक्टर, इसकी वैल्यू है 2i + 2j, और CA वेक्टर ये वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है i - j। आपको निकालना है BC वेक्टर निकालना है। तो देखिए ये कुछ साइक्लिक बन रहा है, ठीक है। ABC इस तरीके से बन रहा है। तो अगर हम देखो कुछ इसको थोड़ा सा ऐसा करें कि अगर हम पहले CB निकालें, अगर हम CB निकालना हो, ठीक है। तो CB निकालना हो तो देखिए क्या होगा, CB निकालना होगा, ऐसे वेक्टर निकालें तो CB वेक्टर क्या हो जाएगा, CB वेक्टर ये हो जाएगा एक तरीके से रिजल्टेंट हो जाएगा। किसका रिजल्टेंट हो जाएगा, CB = हो जाएगा CA वेक्टर और प्लस AB वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा CB वेक्टर, ठीक है।
अगर हम ट्रायंगल लॉ पे जाएं, चाहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे जाएं, तो क्या होता है कि जहां से हम टेल शुरू करते हैं, मान पहला वेक्टर शुरू किया ए सी, तो ए की टेल है, सी की टेल है, ठीक है, ए सी वेक्टर में ये टेल है, ये हेड है, और इसके हेड से दूसरा वेक्टर हम लगाते हैं, तो ये वेक्टर हो गया ए बी वेक्टर। फिर क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, वो रिजल्टेंट हो जाता है। तो सी बी वेक्टर जो होगा वो सी ए प्लस ए बी के बराबर होगा। लेकिन निकालना आपको क्या, बी सी निकालना है, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बी हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बी हो जाएगा। यानी बी सी का मतलब ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी इस वेक्टर की बात कर रहे हैं बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर होगा माइनस ऑफ सी बी वेक्टर। तो अगर हम सी बी वेक्टर की बात करें तो सी बी वेक्टर क्या होगा, पहले देखें, सी ए प्लस ए बी, तो 2i प्लस 2j प्लस i माइनस जे इज इक्वल टू 3i हो गया, और ये प्लस j हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3i प्लस j इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस जे, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए, तीसरा वेक्टर पूछा जाता है, तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम ये देखेंगे कि वो उसमें पाइथागोरस वो उसमें जो है वो हमारा पैरेललोग्राम लॉ लग रहा है, ट्रायंगल लॉ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उस ट्रायंगल लॉ के हिसाब से थर्ड वेक्टर को निकालेंगे, और फिर जो डायरेक्शन दी होगी उस डायरेक्शन में वेक्टर को रख करके हम उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है।